नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मेमू का रिवर्सर और मोटर कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में कि भाई रिवर्सर कैसे सेट होते हैं और मोटर कॉन्टैक्टर जिसको हम लोगों में लाइन कॉन्टैक्टर बोलते हैं तो मेमू में इनको मोटर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। तो ये कैसे सेट होते हैं और कैसे क्या होता है वो देखते हैं। और भी मैंने बहुत सारे सर्किट के वीडियो बनाए हैं, वो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके जो वीडियो आपको देखना हो देख सकते हैं। और दोस्तों एक खबरी ऐप का ऑडियो का भी चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप खबरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे फॉलो करें, मेरा चैनल बना हुआ है, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भेजता हूं जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए देखते हैं मेमू का रिवर्सर एंड मोटर कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ पे रिवर्सर कैसे सेट होते हैं और मोटर कॉन्टैक्टर कैसे क्लोज होते हैं देखते हैं। जब हम मास्टर कंट्रोल का D/3 ये जो ब्रेकर है MCB है 15 एम्पियर का, ये नॉर्मल होगा। BL को अनलॉक कर दिया हमने और यहाँ पर जब भी आप को नॉच लेनी होती है तो एक कंट्रोल स्विच जो दिया हो उसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे ये ऑन करेंगे ये NO इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा, इधर से NC खुल जाएगा कंट्रोल स्विच का। इसका अलग फंक्शन है, बाद में बताते हैं। यहाँ पहले जाते हैं कि भाई यहाँ से NO इंटरलॉक कंट्रोल स्विच का लग गया, यहाँ से सप्लाई जाएगी ऊपर जाएगी। BIVS ब्रेक आइसोलेटिंग वाल्व स्विच जो चाबी है वो हमने लगा के उसको ऑपरेट कर दिया ठीक ढंग से, तो इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा। इसके पैरेलल में एक और इंटरलॉक ये दिया हुआ है ताकि एक ना लगे तो दूसरा लग जावे और सप्लाई को कंटिन्यूटी देवे, आगे सप्लाई जावे। यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। या मास्टर कंट्रोलर का DMH का इंटरलॉक दिया हुआ है, यानी कि DMH डेड मैन हैंडल जो है उसको हमने प्रेस कर दिया है तो ये इंटरलॉक लग जाएगा। उसके बाद मास्टर कंट्रोलर शंट हाफ पावर फुल पावर पे ये लगता है, तो हमने मास्टर कंट्रोलर को DMH को दबाकर शंट पे रख दिया है, तब यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। और यहाँ पे रिवर्सर जो है या तो फॉरवर्ड में काम करेंगे या रिवर्स में, तो हमने यहाँ इंटरलॉक लगा के रखे हैं तो जिधर भी दिशा में रिवर्सर होगा वो कहीं न कहीं तो रहता ही है। तो यहाँ ये फॉरवर्ड में मानते अभी ये लगा हुआ है, आगे सप्लाई जा रही है और ये आगे सप्लाई जा रही है। MCS नॉर्मल है और इधर से सप्लाई गई, इधर सप्लाई गई। और ये K1 K2 जो रिवर्सर है ये ऑपरेट हो जाएंगे और जाने वाली दिशा में सेट हो। फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड की कॉइल एनर्जाइज होगी, रिवर्सर में तो रिवर्सर के द्वारा रिवर्स की कॉइल एनर्जाइज होगी। तो अभी हम फॉरवर्ड का ही ध्यान रखते हैं। तो ये फॉरवर्ड है, रिवर्सर फॉरवर्ड का, तो ये लग गया है और रिवर्सर फॉरवर्ड में एनर्जाइज हो गई। अब जब ये फॉरवर्ड में सेट हो जाएंगे, यहाँ से आएगा इसका इंटरलॉक, यहाँ फॉरवर्ड का लग जाएगा। यहाँ से सीधे से नीचे सप्लाई जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, देखो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इधर गई, यहाँ आएगी। पार्किंग ब्रेक का गवर्नर लगा हुआ है एक, यानी कि पार्किंग ब्रेक रिलीज होने चाहिए तो ये गवर्नर जो है इंटरलॉक यहाँ लगा के रखेगा और आगे सप्लाई को जाने देगा। कंट्रोल गवर्नर यानी कि BP प्रेशर पे काम करता है, BP प्रेशर नॉर्मल होने पर ये लगा रहेगा। इक्विपमेंट गवर्नर यानी कि MR प्रेशर भी नॉर्मल होने पर ये लगा रहेगा। या इनमें से तीनों में की गड़बड़ी होगी तो इंटरलॉक खुला रहेगा और आगे मोटर कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं जाएगी। आगे जाएगी सप्लाई CBAR का NC इंटरलॉक, यानी कि CBAR करंट बैलेंस ऑक्सिलरी रिले जो है वो भी डी एनर्जाइज होना चाहिए, तो उसका NC इंटरलॉक लगा रहेगा। ये एनर्जाइज कब होती है? जब RSI ब्लॉक के अंदर कोई फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो RBFR1 RBFR2 जब दोनों पिकअप होती है तो CBAR को पिकअप कर देती है। तो जब ये पिकअप हो जाएगी तो NC इंटरलॉक खुल जाएगा तो मोटर कॉन्टैक्टर भी ओपन हो जाएंगे, या ओपन है तो क्लोज नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे TTR थर्मोस्टेट रिले है, ये भी इनर्जाइज नहीं होनी चाहिए। जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो 75 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ये रिले इनर्जाइज होती है, इंटरलॉक खुल जाता है, मोटर कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे RFAR रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी रिले, यानी कि RF काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर RF काम नहीं कर रहा है तो ये इंटरलॉक ओपन रहेगा। जब RF काम करता है तो RFAR रिले इनर्जाइज होती है, NO इंटरलॉक लग जाता है। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो NO इंटरलॉक खुल जाएगा, मोटर कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएंगे। अभी हम मोटर कॉन्टैक्टर क्लोज करने की बात कर रहे हैं। OL12 ओवरलोड रिले 900 एम्पियर पर सेट रहती है, तो अभी ये डी एनर्जाइज NC इंटरलॉक लगा हुआ है। यहाँ से सीधी जाएगी सप्लाई MCS नॉर्मल पे है भी। और ये जो नेगेटिव कॉन्टैक्टर है NC नेगेटिव कॉन्टैक्टर NC2 क्लोज हो गया, NC2 के NO इंटरलॉक के द्वारा NC1 भी क्लोज हो जाएगा। इधर से NC1 क्लोज होगा, सॉरी ये NC1 क्लोज हुआ, इधर NC2 क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो इनके NC2 का NO इंटरलॉक M2 पे लगे, M2 पॉजिटिव कॉन्टैक्टर है और NC1 का NO इंटरलॉक
जो है M1 पे लग जाएगा। तो इस प्रकार मोटर कॉन्टैक्टर के नेगेटिव के कॉन्टैक्टर भी क्लोज हो गए और पॉजिटिव साइड के भी क्लोज हो गए। पॉजिटिव साइड को M से जाना जाता है, नेगेटिव को NC के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दो मोटरों के कॉन्टैक्टर, इधर दो मोटरों के, इधर बाकी दो मोटरों के कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे। तो ये मोटर कॉन्टैक्टर इस प्रकार क्लोज होते हैं और रिवर्सर इस प्रकार जब हम शंट पे रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं अपन यहाँ पे रिवर्सर को ऑपरेट करते हैं मेमू में, तो रिवर्सर की दिशा चेंज नहीं होती है। रिवर्सर तभी सेट होते हैं जब हम मास्टर कंट्रोलर को शंट पे रखते हैं, तभी रिवर्सर चेंज होते हैं। अब यहाँ पे मोटर कॉन्टैक्टर क्लोज कब नहीं होंगे, इस बात यानी कि फेलियर कब मिलेगा, जब OL पिकअप हो जाए, RF-AR इनर्जाइज न हो, TTR इनर्जाइज हो जाए, CBR इनर्जाइज हो जाए, ये सभी केस में मोटर कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएंगे और ट्रैक्शन फेलियर मिलेगा। या MR प्रेशर ना हो, कम हो जाए, BP प्रेशर कम हो जाए, या पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो भी मोटर कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होंगे, क्लोज है तो ओपन हो जाएंगे। या फिर आगे बढ़ेंगे MCS, अगर दोनों MCS को हमने ऑपरेट कर दिया तो भी मोटर कॉन्टैक्टर जो वांछित दिशा वाले हैं वो क्लोज नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है BIVS अगर ठीक तरह से चाबी नहीं लगी है तो भी कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होंगे, कंट्रोल स्विच ऑन नहीं है तो भी क्लोज नहीं होंगे, ब्रेकर ट्रिप हो गया तो भी क्लोज नहीं होंगे। इस प्रकार जब ये ट्रबल शूटिंग करते हैं तो ट्रबल शूटिंग में भी ये हमको मदद मिलती है। इधर बात करते हैं इस ब्रांच पे, जैसे कंट्रोल स्विच, हमने बोला कि कंट्रोल स्विच को ऑन किया तो ये लग जाएगा, ये खुल जाएगा। तो जब कंट्रोल स्विच को ऑफ कर दिया है तब हम क्या करते हैं, NC इंटरलॉक या लग जाता है, इधर से ऊपर से सप्लाई आ रही है, MOL रीसेट बटन दिया हुआ है। MOL के द्वारा एक DMC में 8 रिले रीसेट होती है। कौन सी रिले, EFRP OLP 2 हो गई, OL56 4 हो गई, OL12 6 हो गई और ये 3 4 8 रिले हो गई। इस प्रकार MOL को हम प्रेस जब करेंगे तो बैटरी की सप्लाई के द्वारा ये रिले जो ट्रिप हुई थी वो रीसेट हो जाती है। ट्रिप क्यों हुई थी, इनका अलग अलग सर्किट है, ये पावर सर्किट के लिए, ये ट्रांसफार्मर के लिए है। OL जो है मोटरों की ओवरकरंट रिले है, OL 1 2 3 4, OL 5 और 6 इसकी टेप चेंजर की और RSA ब्लॉक की है, और 1 2 3 OL जो है वो ट्रैक्शन मोटरों की है। तो जब भी ये पिकअप हो जाती है तो इनको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के लिए कंट्रोल स्विच को ओपन करके MOL रीसेट स्विच को दबाएंगे तो ये रिले रीसेट हो जाएगी। ये रीसेट होगी तो ही फिर आगे काम होगा, यानी कि जब OL रीसेट होगी तो ही मोटर कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे। इसी प्रकार EFRP OLP जो है वो VCB के कंट्रोल सर्किट में है, तो वहाँ पे, और OL 5/6P भी VCB के कंट्रोल सर्किट में, तो ये जब नॉर्मल नहीं होगी तो फिर VCB भी क्लोज नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कंट्रोल सर्किट जो है वो रिवर्सर और मोटर कॉन्टैक्टर का कंट्रोल सर्किट जो है काम करता है। यहाँ कभी भी इनकी कॉइलों में कोई अर्थ फॉल्ट होगा तो ये MCB सुरक्षा करता है। ये D/3 जो MCB दिया हुआ ये जो है उसकी सुरक्षा करता है, ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्किट और दिया, इधर से सप्लाई आती है WGR जो है वो रिले, इसका एनो इंटरलॉक होता है, WHV पे ले जाता है। WGR W को HV पे मतलब लो वोल्टेज, यानी कि 12 नॉच तक ये रहता है, और यानी कि 10 नॉच पे रहता है, 11वीं नॉच पे फिर वो सॉरी ये लो वोल्टेज पहले काम करता है। जब WGR डी इनर्जाइज होती है तो लो वोल्टेज पे रहता है, और जब WGR इनर्जाइज हो जाती है, वो 11वीं नॉच के बाद इनर्जाइज होती है, तब WHV में चला जाता है, और जो पावर सर्किट की दूसरी वाली वाइंडिंग होती है तो उसको भी वो सर्विस में लाता है। उसका पावर सर्किट में एक अलग सर्किट है, उसके हिसाब से समझेंगे। तो यह हमने सिर्फ अभी रिवर्सर और मोटर कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट समझा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।